नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत के खुसूसी प्रोग्राम ख़बर ख्याल में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक़ और मेरे साथी नईम वजाज साहब। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं हमारा एक खुसूसी प्रोग्राम होता है जिसमें सारी ट्रेंडिंग न्यूज़, इम्पॉर्टेंट और बहुत सारी ब्रेकिंग न्यूज़ और ऐसी न्यूज़ जो सोशल मीडिया पे भी वायरल हो चुकी हैं उसको लेते हैं, उस पर बात करते हैं। तो आइए चलते हैं, इस तरह से कुछ बात करेंगे इंपॉर्टेंट। नाज़रीन, जैसा कि जानते हैं कुछ घंटे बाद हम इंशाल्लाह एक नए साल यानी 2025 में दाखिल होने वाले हैं और 2024 का जहाँ तक ताल्लुक़ है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इवेंट्स हिंदुस्तान में जो हुए वाक़यात उस पर हम थोड़ा सा सरसरी हम नज़र डालेंगे ताकि आपको पता चल सके कि इन्हें क्या क्या तब्दीलियाँ हुई हैं और 2025 में हम क्या उम्मीदें रख सकते हैं जो है ना। तो ये चलते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे बड़ा इवेंट हम जिसको कह सकते हैं 2024 का, वो हम कह सकते हैं कि लोकसभा इलेक्शन की जो नताइज हुए। लोकसभा इलेक्शन जो हुआ 2024 का, जैसा कि उसमें आप जानते हैं कि बीजेपी उसमें खासतौर पर एनडीए मेजॉरिटी लेने से जो है ना बिल्कुल इन्हें चौंक गई है। इन्हें 400 का जो हिंसा था, बिल्कुल जो आंकड़ा था वो नहीं ले सकी, जाके खाली 293 पे समेट के रहेगी, जिसके से काफ़ी जो है ना फिर भी तीसरी मरतबा हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने चार्ज संभाला है तीसरे बार, और ये सबसे बड़ा इवेंट हम इसको कह सकते हैं। और अभी भी जो मेजॉरिटी वो शॉर्ट ऑफ मेजॉरिटी पे हुकूमत चल रही है और कभी भी कुछ भी हो सकता है जैसा कि आप जानते हैं। तो ये हम इसको सब में जो है ना इम्पॉर्टेंट इलेक्शन हम कह सकते हैं। और दूसरी बात जो है इलेक्शन, महाराष्ट्र के जो इलेक्शन हुए हैं तो दोबारा वहाँ से एनडीए लौट आई है और फडणवीस दोबारा चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। और 3 चीफ मिनिस्टर ऐसे हैं जो पहली मरतबा वापस लौट के आए हैं, जिसमें से एक फडणवीस हैं और दूसरे उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के हैं और एक आंध्रा के चंद्रबाबू नायडू। ये 3 सीएम्स हैं जो दोबारा लौट के आए हैं पॉलिटिक्स में, और इनका जो है ना इंपॉर्टेंट एंट्री भी है जो है ना। और उसके बाद हम कहेंगे 2 ऐसे लीडर्स हैं जो जेल जा चुके हैं फिर छूट के आए हैं, 2 जो है ना। एक तो ये हैं कि अरविंद केजरीवाल जो जेल में थे काफ़ी अर्से तक, फिर वो वापस आए हैं। और दूसरे एक जैसा कि आप जानते हैं हेमंत सोरेन, ये भी जेल में थे और ये भी वापस आए हैं। 2 सीएम थे जो जेल में गए वापस आए हैं, ये भी इंपॉर्टेंट हम इवेंट्स इसको कह सकते हैं। और जहाँ तक महाराष्ट्र का इलेक्शन है, और दूसरे एक हरियाणा का इलेक्शन की भी हम बात करेंगे। हरियाणा में दोबारा से फिर एनडीए इख्तियार आई है, वहाँ पे इलेक्शन हुए थे। महाराष्ट्र में इलेक्शन हुए हैं, आंध्रा में इलेक्शन हुए हैं और हमारे तेलंगाना में भी इलेक्शन हुए, जैसा कि आप जानते हैं। ये इंपॉर्टेंट इवेंट्स इसको कह सकते हैं। और दूसरे अहम इवेंट जो इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं उसको कि राहुल गांधी की इन्हें 2 जगह से कामयाबी इलेक्शंस में, और फिर वहाँ दोबारा फिर वायनाड से दोबारा प्रियंका गांधी की कामयाबी, फिर उनका रिज़ाइन होना, वहाँ से फिर अपनी सीट को बरकरार रखना। तो ये इंपॉर्टेंट इवेंट है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस दोबारा यानी फिर से साउथ की तरफ लौट आई है, मतलब शिफ्टिंग हुई है कांग्रेस की, हम कह सकते हैं। यानी लीडरशिप की शिफ्टिंग हुई है। इन वायनाड का जो इलेक्शन है ख़ासतौर पे दोनों लीडर्स जो है ना यहाँ पे वापस लौट आए हैं। तो हम इसको कि अहम जो है ना टर्निंग पॉइंट हम इसको कहते हैं कांग्रेस के दौर इख्तियार में, ख़ासतौर पे जब ये तो यहाँ पे शिफ्टिंग हुई है और केरला में जो है ना ये कॉन्सेंट्रेशन हुआ है। और बड़ी बदकिस्मती की बात है कि महाराष्ट्र के एक मिनिस्टर है जिनका नाम है उनके नीतीश राणे, उन्होंने बदकिस्मती उन्होंने रिमार्क किया है कि उन्होंने केरला को कहा है कि उन्होंने ये छोटा सा पाकिस्तान है। तो ये बहुत बुरी बात है कि इन्हीं इसका मतलब ये होता, अगर आप पाकिस्तान से तशबीह करेंगे, इसको तशबीह देते हैं केरला को, इसका मतलब है कि केरला जो है ना आउट ऑफ इंडिया है, जबकि उनको इस तरह नहीं कहना चाहिए था। यानी ये बोल सकते हैं कि यानी इधर साउथ का कश्मीर है बोल सकते थे। तो ये बड़ी बदबख्ती की बात है। केसी वेणुगोपाल जो कांग्रेस के लीडर हैं उन्होंने कहा कि ये केरला ऐसी जगह है जो बहुत ही एक कम्युनल हार्मनी के लिए बहुत मशहूर है, मिलजुल के सब रहते हैं, तमाम मज़ाहब के लोग यहाँ पे रहते हैं, उनको इस तरह से नहीं कहना चाहिए था, जिसकी वजह से इन्हें केरला काफ़ी एक बहुत ही तरक्की याफ्ता स्टेट हम कह सकते हैं सारे हिंदुस्तान में। उसकी वजह है कि वहाँ पे तमाम मज़ाहब के लोग मिलजुल के रहते हैं, यानी हिंदू है, क्रिश्चियन है, मुसलमान है। यही वजह है कि दोबारा इन्होंने वहाँ पे प्रियंका गांधी को भी जो है ना वहाँ पे लेके आया दोबारा। इससे पहले राहुल गांधी भी वहाँ से जीते वायनाड से। तो यही वजह है। नीतीश राणे के रिमार्क्स पर चाहिए था कि वज़ीर आज़म उनको इस्तीफ़ा के लिए फोर्स करते और वहाँ से रिज़ाइन देना चाहिए, लेकिन अभी तक कोई अमल उसमें नहीं हुआ है। और जहाँ तक हम बात करेंगे, जैसा कि आप जानते हैं मणिपुर जो है ना 1 साल से तकरीबन जल रहा है। वहाँ पे जो नस्ली फिसादात हो रहे हैं वो थमने का नाम नहीं लेते, और हमारे वज़ीर आज़म आज तक भी वो दौरा नहीं किए हैं। काफ़ी लोगों का शिकवा है कांग्रेस का कि वो कम से कम वो जाके जो है ना वहाँ पे देखते कि क्या सूरत हाल है, ताकि वहाँ के हालात
कंट्रोल में आ सकें। और जब ख़ास तौर पे जब वज़ीर-ए-आज़म हमारे जाते हैं, सारी दुनिया फिरते हैं, लेकिन मणिपुर का भी एक आध दौरा कर लेते तो लोगों में वहाँ पे एतमाद बहाल होता और वहाँ पे लोग जो है ना कम से कम कुछ ना कुछ कंट्रोल में आता। लेकिन आज तक भी वहाँ पे हालात नॉर्मल नहीं हुए हैं और वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो बड़ी आसानी से कह देते हैं कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं शर्मिंदा हूँ, इस किस्म से बात करके वो एंड कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। लेकिन बात ये नहीं करते कि किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा वहाँ पे। क्योंकि वजह क्या है, क्योंकि वो जो दो नस्ली जो लड़ाई है वहाँ पे, एक नस्ल की जो है ना इनका ताल्लुक़ है और ये सपोर्ट कर रहे हैं उसकी जो है ना, ये वजह है कि वहाँ पे हालात थमने का नाम नहीं था। और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि ये एक स्टेट ऐसी है जो म्यांमार से जिसकी बॉर्डर मिलती है और बांग्लादेश म्यांमार के, तो वहाँ से भी एंट्री हो रही है और काफ़ी हालात वहाँ पे बहुत ही ख़तरनाक हो चुके हैं, इस पर कोई नहीं। तो हम ये जो है ना 2024 की इंपॉर्टेंट हम बात कर रहे थे। तो अब दूसरी हम जो बात करेंगे कि ये तो हालात जो मेन हालात ये हुए जो है ना, जहाँ तक इंटरनेशनल वाक़यात का ताल्लुक़ है, जैसा कि आप जानते हैं मेन इंपॉर्टेंट इवेंट ये है कि ट्रम्प्स की वापसी है। ट्रम्प की दोबारा एज रिपब्लिकन प्रेसिडेंट के वापस हुए हैं। हालांकि उनको तो जेल हुई थी, केस भी चल रहा है, लेकिन वो दोबारा वापसी हुई है। तो इसकी वजह से इंटरनेशनल जो इवेंट्स हैं उसमें भी बहुत सारी तब्दीलियाँ आ सकती हैं। ख़ास तौर पे इन्हें पॉलिटिकल हालात वहाँ पे चेंज हो सकते हैं। ख़ासतौर पे जो वीज़े का ताल्लुक़ है, फैमिली वीज़े हैं वगैरह, उसके ताल्लुक़ में बहुत सारी चेंजेस आ सकते हैं। उन्होंने ऑलरेडी ऐलान कर दिया है कि वो बिल्कुल जो डॉक्यूमेंट नहीं रखते उनको वापस करेंगे। तो ये इंटरनेशनल हम बात करेंगे जो है ना। तो अब आइए चलते हैं, ये तो थी इंपॉर्टेंट कुछ हिंट्स हमने दिए हैं जो हिंदुस्तान की जो सियासी चीज़ें जो चल रही थी जो है ना। तो ये चलते हैं हम लेटेस्ट और एक जो टॉपिक्स है हमारा जो बात करेंगे हम, ये कि जेडीयू नीतीश कुमार की बात करेंगे। ने कहा जा रहा है कि ये दिल्ली गए थे वज़ीर-ए-आज़म से मिलने के लिए, लेकिन वहाँ पे ना तो जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात हुई, ना ही वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से उनको वक्त दिया गया है। तो सियासी हलकों में ये बात चल रही है कि ये फिर से नाराज़ हो गए हैं, हो सकता दोबारा फिर ग्रैंड अलायंस में वापस आ जा सकते हैं। लेकिन आरजेडी के तेजस्वी यादव का बयान है कि उनके लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं, ग्रैंड अलायंस के वापस नहीं आ सकते। तो इससे साफ जाहिर होता है कि वहाँ की सियासत में कुछ हलचल मची हुई है और वहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ये चीज़ जो है ना वहाँ पे बात चल रही है जो है ना। और लेकिन तेजस्वी यादव ने ये भी कहा कि सियासत में कुछ कहीं इन्हें नहीं कहा जा सकता, इन्हें कुछ भी हो सकता है, दोबारा फिर से आ सकते हैं, जा सकते हैं, ये एंट्री हो सकती है। उन्होंने थोड़ा सा इशारा ये भी दिया है। तो ये हम लेटेस्ट अब ये टॉपिक बात करें इन्हें कर सकते हैं कि ये चल रहा है वहाँ पे जो है ना। तो आइए चलते हैं हमारी रियासत की जानिब जो है ना। यहाँ की जैसा कि आप जानते हैं कांग्रेस की हुकूमत आ चुकी है नए इख्तियार में। तो यहाँ पे सब में बड़ा स्कैंडल जो हुआ है, जिसको जो है ना कांग्रेस ने कहा है कि ईडी और एसीबी को जो है ना ये सुपुर्द कर चुके हैं और कहा जा रहा है कि इन्हें जो फार्मूला रेस है, ई रेस है, फार्मूला ई रेस में तकरीबन 55 करोड़ रुपए का इन्हें गबन हुआ है और इसको प्रॉपर सैंक्शन नहीं लिया गया इसके लिए, ना ही कैबिनेट से इसको मंजूरी मिली है। उसके बजाय जो है ना हमारे जो साबिक वज़ीर हैं केटीआर, उन्होंने इसको इजाज़त दे दी, सैंक्शन कर दिया और अमाउंट भी चले गया उनको। और इस सिलसिले में ईडी और एसीबी की जानिब से जो दाना किशोर है प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उनको बुला के पूछताछ की गई। तो नईम साहब मेरे ख्याल से ये तो ठीक है, तो अब ये मेरे ख्याल से क्या ये सियासी हम इसको बदला कहेंगे या वाकई ये हुआ है? तो मतलब इंक्वायरी तो शुरू हो चुकी है और ऑलरेडी उन्होंने एंटीसिपेटरी बेल के लिए हाई कोर्ट में अप्लाई कर दिया। हाई कोर्ट ने कहा है कि अभी उनको अरेस्ट नहीं किया जाना चाहिए। तो मेरे ख्याल से यहाँ की जो प्रीवियस जो गवर्नमेंट थी पिछले वाली, तो क्या वाकई बहुत बड़ा ये स्कैंडल हुआ था? देखिए, तेलंगाना की में 10 साल तक अलहदा तेलंगाना रियासत तश्कील देने के बाद जी 10 साल तक यहाँ के अवाम ने बीआरएस को हुकूमत दी थी जी, क्योंकि केसीआर वो रहनुमा थे जिन्होंने तेलंगाना की तहरीक बड़े ज़ोरों शोर से चलाई थी जी, जिसके बाद लोगों ने उन पर भरोसा किया और हालात ऐसे हो गए थे कि अलहदा रियासत होने के बाद तेलुगु देशम में का भी यहाँ पर असर और रसूख खत्म हुआ था। जो तेलुगु देशम के अरकान असम्बली थे वो बीआरएस में जमा हो गए, कांग्रेस के अरकान असम्बली बीआरएस में जमा हो गए। उसके बाद बीआरएस मुस्तकम हो गई और हम 10 साल तक उन्होंने हुकूमत किया है। रही बात आपकी फार्मूला ई कार रेसिंग का, उस मामले की एसीबी की जानिब से तहकीकात की जा रही है। इस मामले में ईडी भी इन्वॉल्व हो चुकी है। तो कहा यह जा रहा है कि 55 करोड़ रुपए की जो लेन देन हुई है उसके लिए जब इलेक्शन कोड नाफिज था, इलेक्शन कोड नाफिज था, इलेक्शन कमीशन से मंजूरी नहीं ली गई या फिर कैबिनेट मीटिंग में इसको मंजूरी नहीं दी गई और ना ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कुछ उसकी इजाज़त ली गई, बल्कि बैरूनी ममालिक की जो कंपनी है, कंपनी को डॉलर्स में रकम तकसीम की तब्दील की गई, जिसकी वजह से जो कांग्रेस की हुकूमत है उसने यहाँ आने के बाद इसका जायज़ा लिया और एसीबी को उसकी पहले गवर्नर को फाइल रवाना की गई क्योंकि
KTR जो है एक रुकन असम्बली है और साबिक़ वज़ीर रह चुके हैं। तो गवर्नर से इजाज़त तलब की गई कि इनके खिलाफ केस किया जाए, ये इस तरह की शिकायतें इनके साथ है। गवर्नर ने तकरीबन 1 महीने तक फ़ाइल अपने पास रखा, क़ानूनी मशावरत की। जब उन्हें गवर्नर को लगा कि ज़रूर इसमें कुछ ना कुछ हेरा फेरी हुई है, तो गवर्नर ने इसकी तहक़ीक़ात करने की इजाज़त दे दी। जिसके बाद काबीना का इजलास मुनक़िद होता है। काबीना के इजलास में गौर व फिक्र करने के बाद इसकी जो तहक़ीक़ात की ज़िम्मेदारी है ACP को सौंप दी गई है। ACP ने केस को रजिस्टर किया है और सबसे पहले दाना किशोर को, जो म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, उन्हें एक मुकाम पे बुला के 7 घंटों तक पूछताछ की है। इनकी शिकायत के बाद ये कहा जा रहा है कि KTR को कभी भी किसी वक्त गिरफ्तार किया सकता है। अच्छा। लेकिन KTR ने अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए हाई कोर्ट में क्वाश पिटिशन दाखिल की है। इस मुकदमे को वो कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। ये कह रहे हैं कि कुछ हुआ ही नहीं है, तो ये मुकदमे की ज़रूरत नहीं है, लिहाजा क्वाश करने की दरख्वास्त दाखिल कर चुके हैं। आज मैं तकरीबन 15 दिन से केस चल रहा है। जज ने कहा था कि जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आया था KTR को गिरफ्तार ना किया जाए। आज कोर्ट ने इसका जायज़ा लिया है, समाअत की है और फैसले को महफूज कर दिया है और ये कहा है कि फैसला आने तक KTR को गिरफ्तार नहीं किया जाए। अच्छा। आप बताइए, अगर कुछ ना कुछ होता हो तो ही जी हाँ, बात जो है यहाँ तक आती है। जी बिल्कुल जो है ना, जी हाँ, वहीं धुआं निकलता है जहाँ से आग लगती है। जी बिल्कुल। तो कुछ ना कुछ ज़रूर है, लेकिन KTR उसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। आप देखिए कि अगर तेलंगाना की हुकूमत, आपने कहा कि क्या ये सियासी इंतकाम है? जी बिल्कुल। अगर ये सियासी इंतकाम होता तो तेलंगाना की हुकूमत तक महदूद रहता। जी, मामला फंड्स के तगल्लुब का है। जी, तो इसलिए ED भी इसमें इन्वॉल्व हो गई है। अच्छा। अब रही बात ये कि पैसा गबन नहीं हुआ है जी, बल्कि गैर कानूनी तौर पे या गैर जो तरीक़ेकार इख्तियार किया गया था वो कानून के दायरे में नहीं था, मतलब मनी लॉन्ड्रिंग के साथ। जी, उस तरह से उसको मुंतकिल किया गया है। इस वजह से केस बना है। अब देखना, हाई कोर्ट ने केस को महफूज कर दिया है। अब फैसला जब भी आता है देखना है कि क्या होता है इसके। ठीक है नईम साहब, ये और किस किस के नाम लिए जा रहे हैं इस स्कैंडल में? देखिए, साबिक़ प्रिंसिपल सेक्रेटरी है म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन अरविंद अरविंद कुमार का नाम लिया जा रहा है, IAS ऑफिसर है। और एक BLN रेड्डी बोल के है, HMDA के इंजीनियर, चीफ इंजीनियर, उनका नाम लिया जा रहा है अभी तक। तो अदालत और भी सियासी मेरे ख्याल से जो साबिक़ मिनिस्टर है यादव, कौन से, उनका भी शायद नाम लिया जा रहा है। कृष्णा यादव और एक थे ना हमारे मिनिस्टर। मगर ये जो फार्मूला इरेस का मामला था जी, ये HMDA म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन का था। अच्छा। उसके मिनिस्टर KTR थे जी, ऐसा एक सिर्फ KTR तक भी, तो फिर KTR तक रखा हुआ है जी। अब वो श्रीनिवास यादव की जो बात कर रहे हैं जी, वो मवेशियों में, अच्छा, उसमें जो है ना गबन का जो है ना मसला चल रहा है जो है ना। अच्छा रहीम साहब, ये इससे हटके और कौन से स्कैंडल्स है जिसमें इनको डाउट है, जिसे लोग इंक्वायरी कराना चाहते हैं? देखिए, अभी तो आउटर रिंग रोड का था मामला जी। आउटर रिंग रोड को 30 साल पे लीज पर दे दिया गया था जी। जब असेंबली में ये इशू डिबेट पे आया तो हरीश राव ने कहा था कि उसमें कोई गबन नहीं हुआ है, आप इसकी तहकीकात करा सकते हैं। चीफ मिनिस्टर फौरी अपने नशीश से उठ गए और कहा कि हरीश राव की ख्वाहिश पर मैं इसकी फिर से तहकीकात कराने का ऐलान कर दिया गया जी। और ये व्हाट ये कुछ हाउसिंग का भी कुछ चला है स्कैंडल, हाउसिंग के बारे में? डबल बेडरूम मकानात का भी जी है। उसमें ये कहा जा रहा है कि जितने मकानात फराहम करने का BRS हुकूमत ने वादा किया था, उसमें तो 40,000 मकानात के टेंडर तलब नहीं किए गए जी। और ऐसे 40,000 मकानात है जो तकमील के मुख्तलिफ मराहिल में है जी। तो ये इसको हैंडल तो नहीं बोल सकते, लेकिन हुकूमत ने जो वादा किया था वो वादे को पूरा नहीं किया है जी। इसकी वजह से इसके ऊपर भी कार्रवाई जारी है। अच्छा नईम साहब, ये कालेश्वरम का क्या है? कालेश्वरम प्रोजेक्ट में समझता हूँ कि एशिया की क्या सबसे बड़ा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है जी। यकीनन बहुत बड़ा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है, लेकिन देख रहे हैं कि हम 10 साल के अंदर उसके 2 जो सुतून हैं वो पानी ज़मीन में धंस गए हैं जी। मैं समझता हूँ कि आप हम देखेंगे नागार्जुना सागर है, नेहरू के ज़माने में, इंदिरा के ज़माने में जो प्रोजेक्ट्स आज तक भी मजबूत है, वो मजबूत है, उन्हें कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये जिस रफ्तार से, जिस तेज़ी से, जो उजलत में बनाए गए हैं, उसकी वजह से उसकी हमें कुछ क्वालिटी पे जो है ना डाउट ना रहा है। तो उसकी उस पर तहकीकात चल रही है, उसके लिए भी कमिशन बिठाया गया है। एक्सपर्ट कमीशन जो है वो साबिक़ जज हैं, वो उसका जायजा ले रहे हैं। तो इसमें हरीश राव को भी इन्हें मुलविस बताया, हरीश राव के ऊपर भी इल्जाम आए क्योंकि उस वक्त हरीश राव इरिगेशन मिनिस्टर थे जी, उनके ऊपर भी डाउट हो सकता है। बिल्कुल जी हाँ। तो
ये तो थी जो है ना साबिक़ हुकूमत की जो धांधियाँ हुई उस पर जो है ना हुकूमत कर रही है जो है ना। तो जैसा कि आपने कहा है कि ये बिल्कुल जो है ना सियासी इंतखाब नहीं कर सकती, जो कुछ हुआ है हक़ाइक़ की बुनियाद पे ये तहक़ीक़ात की जा रही जो है ना। आप बताइए, अगर सियासी बुनियाद पे होता तो गवर्नर क्यों देते इसकी परमिशन? बिल्कुल बिल्कुल सही बात, गवर्नर ने परमिशन दिया है, इसके बाद हुकूमत ने केस बुक किया है, हुकूमत की सिफारिश पर एसीबी ने केस बुक किया है। बिल्कुल कैबिनेट के इजलास में हुकूमत ने चीफ सेक्रेटरी को हिदायत दी कि वो एसीबी को इसकी शिकायत करें। बिल्कुल एसीबी चीफ सेक्रेटरी की जानिब से एसीबी को शिकायत करने के बाद एसीबी केस अपने हाथ में लिए और इसकी तहकीकात कर रही है। और उसने ये बताया कि हम अदालत ने आज बात ये कि आपने आज तक कितने लोगों को नोटिस दिए, कितने लोगों से पूछताछ की है। तो एसीबी ने बताया कि हमने दाना किशोर से बातचीत की है, फिर वो लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया इसके बारे में सवाल किया गया। तो वो करे, वो उन्होंने कहा कि हम अभी तहकीकात शुरू कर रहे हैं, हम तहकीकात के मराहिल में हैं, हो सकता है नेक्स्ट वो भी हो सकता है, इस तरह की उन्होंने। जी हाँ बिल्कुल है ना, मतलब है कि ये तहक़ीक़ात पे बिल्कुल शफाफियत ट्रांसपेरेंसी पाई जाती है, हम इस पर कोई डाउट नहीं है हमको जो है, क्योंकि अभी तक जो मामला हुए हैं बिल्कुल साफ सुथरे हैं, इस पर किसी किस्म की शक व शुबे की गुंजाइश नहीं पाई जाती है, क्योंकि जो भी हक़ाइक़ है उसके बेस पे जो है ना ये तहक़ीक़ात की शुरुआत की गई जो है ना। तो नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि तकरीबन 10 साल हुकूमत पे जो है ना ये इख्तिदार पे बैठी थी टीआरएस बीआरएस जो भी कह सकते हैं, लेकिन हुकूमत जाने के बाद ट्रांसफॉर्मेशन जो हुआ है कांग्रेस का, तो एक एक चीज़ निकल के आती है सामने, तो जब उसके बारे में पता चलता है आवाम को कि क्या क्या हुआ था और क्या है, उसके बारे में तहक़ीक़ात तो लाजमी है। अक्सर होता है ऐसा, जब ट्रांसमिशन होती है, हुकूमत दूसरी चेंज होती है, तो इस किस्म की चीज़ें पैदा होती हैं, तो उस पर जो है ना ये सियासत चल रही है जिसके बारे में बात किए जाए ना। तो ये चलते, जैसे कि हमने बात किए थे, अब हम दिल्ली की तरफ चलते हैं। दिल्ली में जो है ना, जैसे कि आप जानते हैं कुछ दिन से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के दरमियान कुछ एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी चल रही है, नोकझोंक चल रही है। तो यानी कांग्रेस का इल्ज़ाम था कि उन्होंने कहा कि ये आम आदमी पार्टी जो है ना बीजेपी से मिली हुई है, पैसे खाए हुए हैं, इस तरह के कुछ बातचीत चल रही है, कुछ दिनों से ये स्कैंडल चल रहा है जो है ना। तो अब पता चला कि जो वहाँ के कैंडिडेट है कांग्रेस के, संदीप दीक्षित उनका नाम है, उन्होंने आतिशी के ऊपर इल्ज़ाम, जी हाँ शीला दीक्षित के बेटे, हाँ बेटे हैं संदीप दीक्षित, उन्होंने बहुत बड़ा हद तक में जो है ना दावा वहाँ के आतिशी के ऊपर, जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके ऊपर दावा दायर किया है। और ये क्या है कि क्योंकि आतिशी ने कहा था कि ये जो है ना बीजेपी से कितने हज़ार ये लोग करोड़ों लोग ले रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो वहाँ पे इस किस्म की सियासी हलचल मच रही है। और जैसा कि आप जानते हैं वहाँ के भी इलेक्शन ड्यू हैं, तो इंशाल्लाह 2025 में वहाँ पे इलेक्शन भी होंगे, तो उसके लिए सियासी सरगर्मियाँ तेज़ हो गई हैं। और हुकूमत की पूरी कोशिश है कि केजरीवाल को फिर से अंदर डाली जाए, जेल में डाला जाए, ताकि जो है ना उसके इलेक्शन पे असरअंदाज हो सके, ये कहा जा रहा है। लिहाजा इसलिए तो उन्होंने आतिशी को जो है ना एज ए चीफ मिनिस्टर बना दिया है जो है ना। तो नईम साहब, मेरे ख्याल से वहाँ पे जो चल रही है, जैसा कि आप जानते हैं 2025 में वहाँ पे इलेक्शन, और अभी तो मेरे ख्याल से जो आपस में जो चल रही है, यानी सीधा संजय सिंह ने सीधा कहा है कि इनको जो है ना या माफ़ी मांगे कांग्रेस वाले, यानी तो हम जो है ना कांग्रेस से निकल जाएंगे, या इंडिया ब्लॉक से कांग्रेस को निकाल के फेंका जाए। तो अब ये जो चल रहा है ये इसके पीछे तो कहाँ तक इसमें सदाकत हो सकती है? नहीं साहब, देखिए साहब, आम आदमी पार्टी जो है जी वो कई पहले से पुरानी पार्टी नहीं है जी, बिल्कुल नई पार्टी, 10 साल जी शायद मैं समझता हूँ कंप्लीट हुए होंगे जी, बिल्कुल। लेकिन इसका जो वजूद है वो हमेशा खटकता रहा है। आप देखेंगे कि 2014 में 2004 से 2014 तक कांग्रेस की हुकूमत थी जी, यूपीए की हुकूमत थी जी, बिल्कुल। मरकज़ में हमारे मनमोहन सिंह चीफ मिनिस्टर थे और सारे वज़ीर आज़म थे जी। जब 2014 के इलेक्शन में 300 से ज़्यादा लोकसभा के उम्मीदवारों को आम आदमी पार्टी ने उतारा था जी जी। यहाँ तक कि राहुल गांधी के खिलाफ भी मुकाबला किया गया था, शायद इंदिरा गांधी के सोनिया गांधी के खिलाफ भी किया गया था। तो वोट जो तकसीम हुआ है उसमें पहली मरतबा बीजेपी को ज़्यादा फायदा पहुंचा है जी, बिल्कुल। 2014 की बात बता रहा हूँ जी। 300 से ज़्यादा अरकान पार्लियामेंट उम्मीदवारों को आम आदमी पार्टी ने उतारा था, लेकिन इसके तकरीबन कोई भी नहीं जीते जी। लेकिन फ़ायदा किसको हो गया? जी, बीजेपी को फ़ायदा हुआ जी, बिल्कुल। अब हम 2014 के बाद से तो दिल्ली में हम देख रहे हैं कि जब भी इलेक्शन हो रहे हैं, पहले जब हुकूमत बनी थी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की बनी थी जी, इत्तेहाद से बनी थी जी। दोनों जमातों के दरमियान इत्तेफाक की वजह से इख्तियार कांग्रेस ने अपना जो उसके जो फैसले थे, कांग्रेस ये कह रही थी कि हम आपकी इत्तेहादी जमात है, हमको एतमाद में लिए बगैर जो फैसले किए जा रहे हैं उसकी हम मुखालिफत करते हैं जी। तब कांग्रेस पार्टी ने अपना तायद वापस ले ली थी, जिसके बाद फिर इलेक्शन हुए, भारी मेजॉरिटी से आम आदमी पार्टी ने कामयाबी हासिल की। इस तरह आम आदमी पार्टी कामयाबी हासिल करते आ रही है। लेकिन हम देख रहे हैं कि लोकसभा के इंतखाबात में जी कांग्रेस पार्टी ने बड़े भाई होने का पूरा रोल निभाया
बिल्कुल। हाँ, बाज़ जगह पे थोड़ी जगह का जो मकामी कायदीन है वहाँ से जो इत्तेहादी जमातें हैं उसमें नाइत्तेफाकी आई होगी, बस मसलन मगरबी बंगाल है या फिर कोई और जैसा है। हमने देखा कि लोकसभा इंतखाबात में यूपीए का हिस्सा होने के बावजूद, इंडिया इत्तेहाद का हिस्सा होने के बावजूद, पंजाब में ले लीजिए, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अलग-अलग मुकाबला किया है एक दूसरे के खिलाफ। मैं समझता हूँ कांग्रेस के 9 या 10 अरकान पार्लियामेंट जीत के हैं, आम आदमी पार्टी के 2 या 3 जीत के हैं। बिल्कुल। और हम देख रहे हैं कि जब हरियाणा असेंबली के इंतखाबात हुए थे, कांग्रेस तमाम सर्वे ये आ रहे थे कि कांग्रेस पार्टी भारी अक्सर से कामयाब होगी। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आते हैं, वो सीटों की नशिस्तों के बारे में दोनों की बातचीत नाकाम होती है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी तनहा मुकाबला करती है, जो 5% से ज़्यादा वोट लेती है। कांग्रेस को नुकसान हुआ है 4% वोटों की वजह से। अगर ये इत्तेहाद वहाँ पर कायम हो जाता तो हरियाणा से बीजेपी का सफाया हो जाता, कांग्रेस और इंडिया इत्तेहाद का हुकूमत बनती थी वहाँ पर। लेकिन वहाँ पर हिस्सेदारी नहीं निभाई आम आदमी पार्टी ने। इसके बाद जब दिल्ली की बारी आई, आप कहा कि सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने इंडिया इत्तेहाद की जो जमातें हैं उनको कॉन्फ्रेंस में लिए बगैर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिए। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने भी अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया। तो आम आदमी पार्टी को बुरा लगने लगा है और ये कह रहे हैं कि वो बीजेपी से मिले हुए हैं। आप ये बताइए, क्या आपने हरियाणा में मुकाबला नहीं किया? क्या पंजाब में तनहा मुकाबला नहीं किया? तब कांग्रेस पार्टी बीजेपी से इत्तेहाद में नहीं थी, आज आपको बीजेपी से इत्तेहाद में नजर आ रही है। मैं समझता हूं कि आम आदमी पार्टी ये नहीं चाहती कि इंडिया इत्तेहाद कामयाब हो और जो बीजेपी के खिलाफ जो जमातें मुत्तहिद हो रहे हैं उनको मुंतशिर करने की एक साजिश नजर आ रही है। बिल्कुल हम कह सकते हैं जो है ना पूरा जो है रास्त तौर पर फायदा बीजेपी को होगा जो है ना। और नहीं साहब, दूसरे और एक चीज़ वहाँ पे जैसा कि देख रहे हैं, इन्हें दिल्ली की एक वाहिद इन्हें बावखा नशिस्त है दिल्ली पे जो है ना, बीजेपी अपना कब्जा चाहती है क्योंकि कैपिटल वो प्लेस है, कैपिटल सिटी है वो जो है ना। तो जिसकी वजह से वहाँ पे जो है ना हर किस्म की तोड़ जोड़ की सियासत वहाँ पे की जा रही है बीजेपी की जानिब से। और ख़ास तौर पे एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर के ज़रिए से सारी चीज़ें, सारे इख्तियारात अपने हाथ में लेके करके, जैसा कि आप जानते हैं लॉ एंड ऑर्डर का तो पहले से ऑलरेडी जो है ना होम मिनिस्ट्री के हाथ में, वहाँ पे अमित शाह के हाथ में रहता है। तो उससे हट के हमेशा टाइम टू टाइम वहाँ पे एलजी को इस्तेमाल करते हुए वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन में मुदाखलत की कोशिश करती रही है बीजेपी जो है ना, जिससे जो है ना आम आदमी पार्टी सख्त नाराज़ है। और वो ये बार बार क्यों कर रहे हैं जाना, जैसे कि आप जानते हैं IAS IPS IAS ऑफिसर्स का जो ट्रांसफ़र का मामला है, उसके मामले में बीजेपी ने फ़ौरन से जो है ना मुदाखलत की एलजी के ज़रिए से, जिसके से वो चाह रहे थे कि अपने लोग को एडमिनिस्ट्रेशन में रखा जाए। तो इस किस्म की जो है ना ये सियासी आपस में जो है ना ये तसादुम काफ़ी अरसे से जारी है वहाँ पे जो है ना कम्प्लीटली। और अभी भी जो है ना वहाँ पे एलजी का जो रोल है वो ऐसा है कि हालांकि आपको मालूम है एलजी का जो रोल होता है बिल्कुल जो है ना गैर जानिबदार होना चाहिए उसको, लेकिन वो बार बार जो है ना मुदाखलत करता है सियासी मामलात में, कई चीज़ों में, फ़ैसलों में उसकी मुदाखलत होती रहती है। और सेम चीज़ आप देख सकते हैं कश्मीर में भी इलेक्शन से पहले तक देख सकते हैं आपके वहाँ का भी एलजी जो होता है वो भी बार बार मुदाखलत करते रहता है सियासी मामलात में। तो ये जो है ना बीजेपी की साजिश है जिसकी वजह से जो है ना ये लोग सियासी मामलात में मुदाखलत करते रहते हैं और अपने फैसले अंदाज करते हैं। तो उनका रोल होना चाहिए बिल्कुल गैर जानिबदार, जैसा कि गवर्नर का रोल होता है जो है ना। इवन बस जगह मेरे ख्याल से गवर्नर भी जो है ना मुलविस रहे हैं इस चीज़ के सियासी फैसलों में, ये लोग भी मुलविस रहे हैं, ये लोग भी जो है ना सियासी जोड़ तोड़ की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक अजीब गरीब किस्म की जो है ना जब से इन्हें बीजेपी हुकूमत में आई है, ये एक अजीब गरीब सियासी जो है ना एक सूरत ये पैदा हुई है इनकी मुदाखलत से जो है ना। इन्हें कई अहम फैसलों में लोग मुसलसिल मुदाखलत कर रहे हैं जाना। तो अभी जैसा कि आप जानते हैं आम आदमी पार्टी के सारे लोग तो बाहर आ चुके हैं जेल से। तो अब नईम साहब अब इनकी स्ट्रेटजी यही है, पूरी कोशिश की जा रही है कि कैसा भी जो है ना दिल्ली को जीता जाए, वहाँ पे हुकूमत चले जाए। लेकिन अभी भी बीजेपी वहाँ पे कोशिश कर रही है कि किस तरीके से रखना अंदाजी डाली जाए, कैसा तोड़ जोड़ की सियासत वहाँ पे की जाए, क्योंकि उनके लिए बहुत बड़ा एक इज्जत का मामला है, प्रेस्टीज का मामला है दिल्ली को इन्हें हाथ में रखने का जो है ना। तो इस किस्म की सियासत वहाँ पे देखिए आज जो दिल्ली की सूरत हाल है, इंडिया इत्तेहाद में जो फूट पड़ी है जी, उसके लिए मैं समझता हूँ कि आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है जी। आम आदमी पार्टी को चाहिए था कि इत्तेहाद के उसूल होते हैं जी, उम्मीदवारों का ऐलान करने से पहले इत्तेहाद के बारे में बातचीत की जाए, अपनी तरफ से एक कमेटी तश्कील दी जाए या कांग्रेस की तरफ से कमेटी तश्कील दी जाए, दोनों के 2-3 राउंड या 4 राउंड की बातचीत हो जाए, कौन कितने नशिस्तों पर मुकाबला करेगा इसका फैसला किया जाए। अगर बातचीत नाकाम होती है
तभी जाके उम्मीदवारों का ऐलान किया जा सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन इस तरह की कोई शुरुआत आम आदमी पार्टी ने की नहीं है। वो नहीं चाहती कि वहां पर इत्तेहाद हो। बिल्कुल, अच्छा। वो तनहा मुकाबला करना चाहती है और ये चाहती है कि कांग्रेस पार्टियों पर मुकाबला ना करें। अरे आपसे पहले तो वहां पर कांग्रेस की हुकूमत थी। शीला दीक्षित 15 साल तक चीफ मिनिस्टर थी। वहां पर मेट्रो, दिल्ली मेट्रो वगैरह जो कारनामे हैं, जो तरक्की है, वो शीला दीक्षित की वजह से है। आज आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी नहीं चाहिए, और आप ये कह रहे हैं कि अगर आपने खुद इत्तेहाद तोड़ा है और ये कह रहे हैं कि इंडिया इत्तेहाद से कांग्रेस को बेदखल कर दिया जाए। आप बताइए, इंडिया इत्तेहाद में पार्लियामेंट में 100 नशिस्तें रखने वाली कांग्रेस पार्टी है। कोई भी दूसरी हलीफ जमातें जो है वो 100 नशिस्तें किसी के पास भी नहीं है। कौन ये हिम्मत करेगा कि कांग्रेस को इंडिया इत्तेहाद से हटाया जाए? मैं समझता हूँ हिमाकत कर रही है आम आदमी। बिल्कुल है ना, इन्हें वन साइडेड फैसले लेके जो है ना, एक तरफा फैसले ले रहे हैं और खुद ही कैंडिडेट यानी मिलजुल के बात करके बैठे हैं और अपने अपने कितने कैंडिडेट्स हैं, ये तरीका ये होना चाहिए। अच्छा, और एक बात, ठीक है, आपने अपने कैंडिडेट का अनाउंस कर लिया, ठीक है, आपकी अपनी पार्टी है, आपका इख्तियार है, आप कर सकते हैं। जब कांग्रेस पार्टी की जानिब से उम्मीदवारों का ऐलान किया जा रहा है तो ये कर रही है कि बीजेपी को जिताने के लिए कांग्रेस पार्टी इंतखाब मैदान में उतर रही है। आप बताइए, 100 साल तारीख रखने वाली कांग्रेस पार्टी किसी स्टेट के इलेक्शन से दूर रह सकती है क्या? सवाल ही नहीं है। ये जो जिन्हें पॉलिटिकल नॉलेज होता है, सियासी सूझबूझ होती है, वो इस तरह की बात नहीं करते। ये कर रहे हैं कि 100 साल तारीख रखने वाली कौमी जमात जो दिल्ली के जो मुल्क का दारुल हुकूमत है उसमें मुकाबला ना करें, इस तरह की बात कर रही है। बिल्कुल, ये तो नामुमकिन वाली बात है। सही है जाना, यानी आप होते कौन है कि इंडिया अलायंस से निकाल के फेंको, आप बोल कैसा सकते हैं? ठीक है, आप माफी चाहने के लिए बोलो उनको, यानी सॉरी बोलने के लिए। सॉरी भी किस लिए बोले बताइए? आप पहले तो आपने उम्मीदवारों का ऐलान कर लिया ना। अगर आप उम्मीदवारों का ऐलान नहीं करते, कांग्रेस अपनी जानिब से उम्मीदवारों का ऐलान करती, तो ये इल्जाम आजाद किया जा सकता था कांग्रेस पार्टी बड़ी जमात होने के बावजूद अपने साथी इत्तेहादी जमातों को लेके नहीं चल रही है और इत्तेहाद में नुकसान पैदा करने की कोशिश कर रही है। लिहाजा वो यूपीए के, इंडिया इत्तेहाद के जो भी साथियां थे उनके साथ मिलजुल कर कांग्रेस पर दबाव बना सकती थी, लेकिन उसका वो कोई काम करे बगैर आम आदमी पार्टी ने पहले अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। अब ये चाहती है कि कांग्रेस पार्टी मुकाबला ना करें। अगर कांग्रेस पार्टी मुकाबला करती है तो बीजेपी जीत जाएगी। ये क्या लॉजिक है, समझ में नहीं आया। बिल्कुल जाना, यानी वन साइडेड आप जो है ना ऐलान कर देते हैं और कहते हैं कि जो है ना कि ये जो है ना मुदाखिलत करें, ये करें, लेकिन आप फेवर में तो लिए नहीं, ये पहले होना चाहिए था ना। लेकिन बाद में करके आप इल्जाम डाल रहे हैं कि जो है ना मिली भगत है बीजेपी से। और आप इजाजत तो थोड़ा बताऊंगा, आपने इंडिया इत्तेहाद पहले 2024 के बारे में बातचीत की थी। मैं समझता हूँ 2014 से 2023 तक शायद मैं समझता हूँ कि मोदी की लहर चल रही थी। बिल्कुल, लेकिन 2024 के जो लोकसभा के इंतखाबात हुए, मोदी की लहर में स्पीड ब्रेकर आया है। बिल्कुल, अवाम ने जो बीजेपी का जो नारा था अब की बार 400 पार, उसको मुस्तरद कर दिया है। कांग्रेस को 100 नशिस्तें पे कामयाबी हासिल की है और बीजेपी को 240 से ज़्यादा पे महदूद कर दिया है। अगर नीतीश बाबू और चंद्रा बाबू नहीं होते तो मरकज़ में बीजेपी की हुकूमत नहीं बनती थी। बिल्कुल। अब रही बात के आपने ये भी बताया कि इस मरतबा नीतीश बाबू थोड़ा नाराज़ चल रहे हैं, शायद दिल्ली में उन्हें एंट्री नहीं मिली है, उनसे बातचीत नहीं किया गया है। मैं समझता हूँ कि नीतीश बाबू अब सियासत में अपना अवाम में एतमाद खो चुके हैं, क्योंकि वो जिस तरह से दल बदल करते हैं। बिल्कुल, अगर मैं समझता हूँ कि अगर दल बदल नहीं करते तो 2024 के यूपीए की जो पार्लियामेंट के जो इलेक्शन के हुए थे, अगर बिहार में कांग्रेस और तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार लड़के इलेक्शन लड़ते तो मैं समझता हूँ कि बीजेपी की सूरत हाल नहीं होती। बिल्कुल, तकरीबन सीटों पर इंडिया ब्लॉक के कामयाबी हो सकती थी। फिर आज आप ये कर रहे हैं कि आज हमें बीजेपी से नाराजगी है। देखिए, आप सबके जिम्मेदार आप है। मैं समझता हूँ कि इसके बाद नीतीश कुमार का पॉलिटिकल करियर खत्म। बिल्कुल जी, क्योंकि 8-9 मरतबा चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं। अब इन्हें दिल्ली में तो कोई बुलाएगा नहीं। अब फिर भी तेजस्वी यादव ने कहा कि पॉलिटिक्स में कुछ भी मुमकिन है। शायद इसलिए कहा होगा कि क्योंकि वो बीजेपी को मरकज से बेदखल करने के लिए काका की हर तमाम गलतियों को माफ कर रहे हैं। ये भी हो सकता पॉसिबल है। सियासत में कुछ भी हो सकता है, यानी दुश्मन दोस्त बन जाता है, ये तो चल सकता है जना। लेकिन आपने सच कहा है नहीं भाई कि ये जो है ना मुसलसिल पार्टियां बदलने से ये बज़न हो चुकी है वहाँ पे, और मतलब भरोसा नहीं कर रहे, खत्म हो गया उनका पॉलिटिकल करियर, इन्हें खत्म। जी जी, बिल्कुल सही है। बिल्कुल, अवाम भी बिल्कुल जान चुके हैं कि ये शख्स जो है ना ये मुस्तहकम नहीं है, स्टेबल नहीं है ये शख्स जो है ना, जिसके से स्टेट का नुकसान हो रहा है ना वहाँ पे। अवाम जो तौक़ात लेके आप लाए थे, फिर आप पार्टी बदल के दूसरे जाके साथ हो रहे हैं, तो ये जो है ना हुआ है। तो नहीं, हम आखिरी में चलते चलते हम बात करेंगे 2024 में जो सबसे बड़ा जो हमारा नुकसान हुआ है, जैसा कि आप बात कर सकते हैं, जो इंडिया के जो मुम्मार थे, ख़ासतौर पे इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने वाले जो शख्सियत थी, यानी हम
साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह की बात करेंगे। वो गुजर चुके हैं 1 हफ़्ता पहले, और उससे जो है ना इंडिया को जो नुकसान पहुंचा है इसकी तलाफ़ी नामुमकिन है। ख़ास तौर पे मईशत जो मुस्तहकम हुई है, और जो ऐसे वज़ीर-ए-आज़म थे बिल्कुल एक सीरियस संजीदा किस्म के, तो उससे हम महरूम हो चुके हैं। ये हम कह सकते हैं कि 2024 का हमारा सब में बड़ा जो लॉस हुआ है, ये हमारे जो है ना मनमोहन सिंह के गुजरने का हम इसको कह सकते हैं। तो हम नाज़रीन इसी के साथ ही हम आपसे इजाज़त लेते हैं। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट प्रोग्राम में नए टॉपिक के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।